नमस्ते। मैं हूँ पृथ्वी बंग और आप सब ये तो जानते ही हो कि मैं हर बार किसी नए व्यक्ति के साथ एक पॉडकास्ट करता हूँ। वेलकम टू डिजाइन डायलॉग्स बाय योगेश मार्केटिंग। विद अस टुडे वी हैव आर्किटेक्ट सुमित योले। इनका एस्टैब्लिशमेंट है वसुंधरा ग्रुप के नाम से। ही इज इनटू बोथ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स इन एंड आउटसाइड ऑफ नागपुर. He has been in this field since 7 years now and has his office located in Manish Nagar. सुमित सर, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सुमित सर। सुमित सर, अगर हम आर्किटेक्चर या डिजाइनिंग की बात करें तो इस फील्ड में जब आप आए, आई एम अज्यूमिंग आप फर्स्ट जनरेशन आर्किटेक्ट। यस, मैं फर्स्ट जनरेशन आर्किटेक्ट हूँ। हाँ हाँ। और इसके साथ जब शुरुआती में मैंने ये डिग्री करने का विचार किया था, वो टाइम पे ऐसा था कि कोई गाइड करने के लिए नहीं था। इनिशियली किस तरीके से हम आगे बढ़े, क्या करें, ये सब क्वेश्चंस एक हर्डल्स आपको हाँ तब आए हाँ थे? हाँ, डेफिनेटली। वो इनिशियली हम जब सोच रहे थे कि एडमिशन करेंगे तो कैसा होगा, आगे कैसे क्या वर्किंग रहेगा, क्या रहेगा, कैंपस सिलेक्शन ऐसा कुछ पता नहीं है। ये सब चीज़ें जो इंजीनियरिंग में जनरली हाँ या लॉ में होता है। हाँ हाँ, वो क्रेज था। तो ये सब घर के भी लोग विचार कर रहे थे। पर हाँ, मैं फर्स्ट जनरेशन आर्किटेक्ट हूँ, पर मुझे खुद को मैं ये चीज़ें गर्व से बोलता हूँ कि मैंने हाँ ये चीज़ें खुद से की अचीव करिए आप जो भी है एक खुद के दम पे खड़े हैं। अरे वाह। सर, ये जब आइडिया आपको आया आर्किटेक्चर का, डिजाइनिंग का, ये क्या इंस्पिरेशन से आया? ऐसी कौन सी वो स्पार्क था छोटा सा जिसमें आपको लगा कि नहीं यार, अपने घर के सेटअप को छोड़ के, जो कि मैं आपको अगर बताऊं तो एक एस्टैब्लिश सेटअप है सुमित सर का इन रिगार्ड्स टू पेट्रोलियम एजेंसीज, गैस एजेंसीज, वो सब को छोड़ के, बिजनेस को छोड़ के आप जब ये सर्विसेज की फील्ड में आए, तो वो कौन सा स्पार्क था सुमित सर जो लगा कि यार मुझे इसमें जाना है? इनिशियली जब मैंने वर्किंग करना शुरू किया था हाँ हाँ। ये फील्ड में, तो ऐसा था कि एडमिशन करते समय भी ये मन में हर्डल था कि ये फील्ड में जाए या ना जाए, क्योंकि मुझे बेसिकली करना था ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। वो फील्ड में मुझे इंटरेस्ट था और वो चीज़ मुझे करना ही था, ऐसा मेरा एम निश्चित था। थे। निश्चित था, मैं एकदम कंफर्म था कि कोई भी इधर-उधर नहीं ये करना है। तो बट कैसा है, टर्निंग पॉइंट आता है, ऐसी सब चीज़ें हुई, अरे है ना? डेस्टिनी। डेस्टिनी। तो उसके साथ-साथ मैं डेस्टिनी के साथ-साथ महाल के बुक सेंटर में पहुँच गया। हाँ हाँ वहाँ पे मुझे दिखा नाटा का बुक, हाँ। ठीक है? कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है हैं? सुमित सर। और वो टाइम पे ऐसा था कि आर्किटेक्ट क्या होता है, ये क्या होता है, ये मुझे कुछ भी नहीं पता था, ठीक है? मुझे पता था इंजीनियरिंग, और मेरी दीदी पढ़ रही थी डॉक्टर, तो घर के मतलब लोगों ने पूरे मुझे देश बोल को रहे यही दो चीजें पता है। हाँ, तो वो मेरे घर के लोग बोले थे या तो डॉक्टर बन जा हम्म। या तो फिर इंजीनियर बन जा। तो फिर वो बुक मुझे दिखी, 25 डेज़ थे ओनली। बाप रे। तो वो टाइम पे मैंने और वो भी मैंने बुक ली थी 250 रुपीज़ का सेकंड हैंड मार्केट से। वो टाइम पे बस से आया था मैं, बाप रे। चंद्रपुर से, ठीक है? एकदम कड़ी धूप थी, और अभी तो नागपुर में तो वो दिखता नहीं है, नहीं तो वो साइकिल वाली रिक्शा बिल्कुल बिल्कुल थी। साइकिल रिक्शा। तो वहाँ से मैं गया था महाल बस स्टॉप से, वहाँ से वो बुक लिया, घर वापस गया। ये क्या है, वो टाइम पे इंटरनेट सर्चिंग के लिए कंप्यूटर नेट कैफ़े में जाना पड़ता था। तो नेट कैफ़े में जाके वो सर्च करके फिर वो एग्ज़ाम फॉर्म जानकारी निकाला। लेके। तो उसके लिए फिर सर्चिंग किया, फिर कनेक्टिंग लोगों को फ़ोन किया, फिर वो फॉर्म फिल अप किया, क्योंकि वहाँ पे भी अवेयरनेस नहीं था कि ऐसा भी कुछ फॉर्म भरना पड़ता है, क्योंकि जेईई का फॉर्म सबको पता था, सीईटी पता सबको था, पता था। एमएसटी सीईटी था वहाँ पे, तो वो सब चीज़ों को पता था, पर नाटा किसी को नहीं पता, तो वो फिल अप किया। फिर उसके बाद में जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने क्रैश कोर्स लगाया 12 दिन का नागपुर में आके। हाँ हाँ। 12 दिन में मैंने कम से कम 2 दिन सोया होऊँगा उसमें इनिशियली। बाप रे बाप। 12 दिन में मैं ये लेवल तक आ चुका था कि अब तो हो जाएगा पास, ऐसा क्रैश कोर्स में। और मैं सच बताता हूँ कि मैंने 12th तक के कभी पेंसिल को हाथ भी नहीं लगाया, बाप रे बाप। स्केचिंग कभी किया ही नहीं।
और उसके साथ-साथ में ऐसा था कि शुरुआती में मैंने जब क्लासेस में गया तो मुझे ये भी नहीं पता था पेंसिल शार्प कैसे करना है, रबर कैसे यूज़ करना है, हम्म। उसको chamfer कैसे करना है, ये सब चीज़ें मेरे लिए नई थी। और उसके बाद से आज आप। सब चीज़ें A to Z। हाँ। अब मेरे जो क्रैश कोर्स के जो मेंटर थे, उन्होंने मुझे सब चीज़ें पढ़ाई। 12 दिन में मैं पास होने लायक तो बन चुका, पर स्कोर नहीं हो पाया। हम्म। फिर सेकंड अटेम्प्ट में मेरा वही नाटा का 4 टाइम एग्ज़ाम होता था। अच्छा। तो फिर सेकंड अटेम्प्ट में मेरा पासिंग भी हो गया, स्कोर भी हो गया। पहले पास तो हो गया था पर स्कोर नहीं वो हुआ भी। था। तो अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता था। हम्म। तो फिर स्कोर बनाने के लिए फिर से दिया था। फिर वो मेरा जो अम, एग्ज़ाम पास हो गया मैं, आइडियाज़ में मेरा नंबर भी लग गया। अच्छा लग रहा था कि सब चीज़ें अच्छी तरीके से हो रही है, जो सोच रहा हूँ वो हो रहा है। हम्म। पर वो टाइम पे ऐसा था कि ये मुझे पता ही नहीं था कि ये स्टडी ऐसी है कि मुझे डेली शीट्स बनाना है, हम्म। डेली मॉडल बनाना है, डेली मुझे नाइट आउट रहेगा ही रहेगा। मतलब नाइट आउट यानी रात भर जगना ही है, काम करना ही है। काम करना ही है। हम्म। 100 दिन के सेमेस्टर में हमको एक एवरेजली 40-50 शीट्स एक बाप रे। सब्जेक्ट की होती थी। तो ऐसा 300 साढ़े 300 शीट्स हमको बनाना था। 300 शीट्स तो एवरेजली जाती थी, एक हम्म। टेंटेटिव कैलकुलेशन। तो ये सब जर्नी था, ये पूरा का पूरा नया था मेरे लिए। तो कहीं भी आपको ऐसा लगा कि क्यों आ गया मैं इस फील्ड में एकदम से, या फिर काश घर के बिजनेस कोई जाके बैठ जाता, आपके पास ऑप्शन तो तब भी था ही। हाँ, ऑप्शन था तब भी, पर ऐसा था कि वो घर पे ऐसे बोलते हैं ना कि पढ़ाई के बिना कुछ नहीं। कुछ। पहले डिग्री तो ले ले, हम्म। फिर बाद में देखते हैं ऐसा क्या सही है। बात तो वो थॉट प्रोसेस से घर के बाहर निकला था। है। और फिर ये जो जर्नी चालू हुई तो इसमें तो मैं इतना इन्वॉल्व हो गया कि फिर नो पूछो मत। लुकिंग बैक। नो लुकिंग बैक। एक समय ऐसा था कि लगा था कि ये सब छोड़-छाड़ के निकल जाओ घर हम्म। पे, क्योंकि जब कॉलेज का प्रेशर बहुत बढ़ रहा था। मुझे कुछ भी नहीं पता था ये फील्ड के बारे में, आपको सच में बताऊँ। हम्म। क्या होता है, क्या नहीं होता है। मेरे को इंटरेस्ट था पहले से ही, मुझे व्हीकल, आप वो टाइम पे ना डीज़ल इंजन, पेट्रोल इंजन या हम्म। ये सब चीज़ों में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। पर वो समय निकलने के बाद जब मैं ये फ़ील्ड में आया, ये सब चीज़ें देखी, समझी और मैंने कभी भी मुड़ के नहीं देखा। वो टाइम पे एक बार लगा था कि मैं घर में वापस चला जाऊँ, पर मैंने खुद को ही बोला कि एक बार देख लेते हैं, जम गया तो जम गया, नहीं तो फिर वापस चले जाएँगे। ऑप्शन तो जाने का हमेशा रहेगा। हाँ, पर हम्म। ट्राई करने का वो अपने हिसाब अपने से। ऊपर है। तो वो ट्राई कर लिया और 5 साल में मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई अच्छे से। और आज आपको 7 साल प्रैक्टिस में हो चुके हैं। हाँ, मेरा ऑफ़िस 2021 से है नागपुर में। तो ये जर्नी बहुत थी। बहुत लंबी से ज्यादा, अगर मैं कहूँ सुमित सर, तो बहुत ही कठिन जर्नी रही। कुछ नहीं पता रहने से हाँ, कुछ पता मैं होना। ब्लैंक था, मतलब अगले दिन क्या होने वाला है मैं ब्लैंक था। बाप रे। हमारे स्ट्रक्चर के सर थे, वो तो बोल देते थे कि तुम लोग देख लो भैया, इस साल तो पास होगे नहीं। हम्म। हम्म। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में तो 50 से ज़्यादा दिन मेरे को क्लास से बाहर ही निकाल देते थे। हम्म। मेरा दोस्त स्वप्निल, हम्म। सुमित, वेदांत, तीनों लोग बाहर निकल जाओ, क्योंकि हमको समझता ही नहीं था क्या हो चल रहा है। हम हाँ। कुछ भी नहीं करते थे, शांति से देखते रहते थे, वी आर ब्लैंक, हम्म। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ऐसा। सही बात। बट वो एक जर्नी चालू हुई, उसको अपना लिया, यही करना है, इसी से आगे बढ़ना है, यही अपना करियर है, ऐसा कुछ भी हो रहेंगे तो इसी में। इसी में, ऐसा लेके वो चीज़ें वो शुरुआत एक हो गई। जुनून था जो आप में था, हाँ, और वो जुनून आज इतने साल, अभी तो बहुत साल बचे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है अभी तो ऐसा। शुरुआत है। सुमित सर, बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है उस कैसे भी व्यक्ति के लिए जो शायद शुरू करना चाहता हो जर्नी, पर उसको संकोच हो रहा हो हाँ, कि कैसे करूँ क्या करूँ, उसको फेलियर मिले, इनिशियली हर्डल मिले, पर अगर इंसान एक तत्पर रहे और उसका दृढ़ निश्चय हो कि मुझे करना ही है, तो कर तो फिर सकते वो हैं। कर सकते डेफ़िनेटली ये चीज़ें हो सकती है। और अपना पेशेंस और अपनी मेहनत 2 ही चीज़ें हैं। हैं। दो ही चीजें। अब सुमित सर, मैं जो अपने 7 साल इस फील्ड में बिताए हैं,
उस पर चाहूंगा कि आप थोड़ा सा लाइट थ्रो करें कि कैसे आपने इस शहर को बदलते हुए देखा, कैसे आपने वो नागपुर भी देखा है जहाँ पे जो रामदास पेट में 11 मंजिली है उसको सबसे बड़ी बिल्डिंग माना जाता था, या लोकमत को सबसे बड़ी बिल्डिंग माना जाता था, और आज आप देख रहे हैं तो राइट में 35, लेफ्ट में 37, पीछे 40। तो वो जब जब से मैं नागपुर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल आपको बताता हूँ हम्म। कि जब से मैंने नागपुर को देखा है बचपन से अब तक के जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है नागपुर को लेके, बहुत ग्रेजुअली जितना मतलब अम, मैं मेरे लाइफ में जितना आगे बढ़ा हूँ उससे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है ना। नागपुर की स्पीड। जैसे अब आपने बोला कि आपने ये जर्नी मैप किया हम्म। है, बट इसका 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए। उतना जल्दी नागपुर ने मैप किया है इंडिया मैप का। किया है और उसको एक शॉर्ट फॉर्म में अपन नहीं डिस्क्राइब कर सकते, बट हाँ, टायर रोड थे वो टाइम पे, अब अभी पूरे सीमेंट रोड है। फ्लाईओवर्स जितने सारे, फ्लाई ओवर्स मेट्रो। पहले एक ही था, हम्म। जो बड़ी, गंदगी वाला। हाँ, जो कनेक्ट करता था वो यस। एक ही था, अभी हर जगह पे फ्लाईओवर्स है। ठीक है, हर जगह पे ग्रीनरी दिखती है फ्लाईओवर के साथ में, हर लाइट्स पे इल्यूमिनेशन है, हर स्ट्रीट पे इल्यूमिनेशन इल्यूमिनेशन। है। बिल्डिंग्स तो बड़ी बड़ी हो ही रहे हैं डे बाय डे, छोटे छोटे आपको बंगलोज भी बड़ी बड़ी टावर में कन्वर्ट होते हुए दिखते हैं। हाई राइज बिल्डिंग का क्रेज बढ़ चुका है। इसके कारण ना लोगों का लाइफस्टाइल में भी चेंजेस है, बहुत से ऐसा मेट्रो सिटी का जो क्रेज वो है, टैग है वो फाइनली हाँ, नागपुर उसको अपना रहा है। अपना रहा है। और उसके साथ साथ लोगों का मेंटेलिटी भी चेंज हो रहा है, इसके साथ साथ उनका वर्किंग सिस्टम हो गया या जो भी उनका रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, वो भी डे बाय डे चेंज हो रहा है। जो जो मैं लोगों को रोज मिलता हूँ, जो हमारे क्लाइंट्स है, वो हिसाब से डे बाय डे ग्रेजुअली चेंजेस है। सुमित सर, अगले 7 साल कैसे होंगे? ये 7 साल तो हमने जान लिए, क्या हम दूसरा मुंबई बनेंगे, दूसरा शंघाई बनेंगे? क्या हमारे पास भी मल्टीपल टर्मिनल्स होंगे एयरपोर्ट के? एक प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव आप रखते हैं हम्म। जो शायद मैं और ऑडियंस नहीं रखते। आप ही निर्माता है इस चीज के, जो इस शहर की कल्पना है, जो इस शहर का विजन है, आप कहीं ना कहीं उसमें एक रोल प्ले करते हैं। तो आने वाले कुछ समय आपको क्या लगता है नागपुर कैसा दिखने वाला आने वाले 7 साल में मुझे लगता है कि नागपुर के ऑलमोस्ट सभी फ्लाईओवर कंप्लीट रहेंगे। है? ठीक है, वेल फुल फुल फ्लैश वर्किंग रहेगा। हम्म। जो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में जो रोड्स है या डीपी रोड्स है, वो भी एकदम फुल फ्लैश रहेंगे, सीमेंट रोड बन रहे सीमेंट रोड रहेंगे। उसके साथ साथ में पार्किंग के इशू मुझे लगता है कि कम सॉर्ट हो आउट जाएंगे। हो जाएंगे। ठीक है, और जो भी लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा, पर अप टू द मार्क नहीं, बट एक लिमिट तक सफिशिएंट रहेगा। सफिशिएंट रहेगा। जो बेसिक नीड्स है, हॉस्पिटलिटी और बाकी सब चीज़ें हैं, अभी भी वेल वेल है, बट और इससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ रहेगा। हम मुंबई से भी बड़ा रहेगा नागपुर का ये विजन। विजन, क्योंकि यहाँ पे जो थॉट प्रोसेस के लोग हैं, उसके कारण ग्रोथ ये जो है वो ग्रोथ थोड़ा जो है वो ज़्यादा रहेगी। विदर्भ का सेंटर रहेगा, और ये पूरा विदर्भ का ग्रोथ करने का एकमात्र सिटी साधन है। साधन रहेगा। कितना पॉजिटिव आप आउटलुक आपका है सुमित सर, ये देख के इतना अच्छा लग रहा है कि जहाँ लोग हर बार शायद सिर्फ कंप्लेंट करें, ये नहीं है, वो नहीं है, ये ऐसा है, वो वैसा है, नहीं, वहाँ आपका विजन इतना इतना अफर्मेटिव है, इतना पॉजिटिव है। क्योंकि मुंबई पुणे या आप दूसरे सिटी से कंपेयर करिए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, बहुत सॉलिड है। रोड रोड कनेक्टिविटी सॉलिड है। अभी जो कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है उसके कारण थोड़ा सा डिले होता है ट्रैवलिंग में, या पार्किंग इश्यूज है उसके कारण, बट ये सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी तो अपने पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अपने पास ग्रीनरीज है, लैंड्स है जो डेवलपमेंट के टाइगर लिए। कैपिटल है सुमित सर, आस हाँ, पास हमारे सिर्फ फॉरेस्ट रिजर्व ही है, हाँ, पेंच हो, ताड़ोबा हो, मेलघाट हो, करांडला हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी है, तो ये जो ग्रोथ रहेगी ना, वो हर लोग नोटिस करेंगे, हर कोई कंपेयर नहीं कर सकेगा, इस तरीके की ग्रोथ रहेगी। ये एक सर इतना पॉजिटिव आउटलुक आपने आज बताया, आज मैं खुद इतना खुश हूँ कि कोई इतना विजन और पॉजिटिव आउटलुक लेके शेयर को लेके चल रहा है। बहुत सुंदर बात।
सुमित सर, जब हम इस प्रोफेशन की बात करते हैं, शहर की बात करते हैं, अब क्यों ना हम वसुंधरा ग्रुप की बात करें। महाराज। पहली बार सर मैं इस पॉडकास्ट के साथ, मेरा ये 22वां 24वां पॉडकास्ट होगा। हम्म, पहली बार मैं देख रहा हूँ किसी व्यक्ति को अपना ब्रांड अपने साथ लेके चलते हुए। ये बहुत आसान है कि लोग कोई और शर्ट पहने, टी शर्ट पहने या कोई और अटायर में रहे, पर आज ये मैं इतना खुश हूँ देख के कि आपने आपका ब्रांड अपने स्लीव पे कैरी किया है, कि आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जी। इसकी कहानी बताइए सर, ये नाम कहाँ से आया और किस तरीके से आप इस चीज को देखते हैं अपने नजरिए से। वसुंधरा ग्रुप, ये जो नाम है ना, वो एक्चुअली मेरे अम, पिताजी ने मुझे सजेस्ट किया है। हम्म, वसुंधरा, और एक्चुअली ये जो नाम है वो अपनी संस्कृति से बहुत करीब से जुड़ा है। करीब से जुड़ा हुआ है। और ग्रुप जो है वो उसमें हमने ऐड कर दिया है। तो वसुंधरा जो नाम है वो एक गाय का नाम है, गौ माता का नाम है। वो एक्चुअली वसुंधरा जो नाम उनको दिया गया था कि वो जो गौ माता है वो सभी की जो इच्छाएं थी वो पूरी कर, वो पूरी करती थी। कितना सुंदर परिचय है तो आपके ग्रुप का। वो कॉन्सेप्ट से उन्होंने वो नाम मुझे सजेस्ट किया था जब हमने शुरुआत की थी ये सब चीज़ों के लिए। इनिशिएट किया था एकदम रफ में वर्किंग कर रहे थे स्क्रैच समय पे। तो फिर उसको एक जो वर्किंग करते समय एक सिस्टम देने के लिए वसुंधरा ग्रुप करके के शुरुआत की। इसका इस्टेब्लिशमेंट 2017 का है मेरा, फरवरी। वहाँ से जर्नी शुरू हुई है। चंद्रपुर में मैं पहले काम करता था, अच्छा। चंद्रपुर, भद्रावती, वरोरा। ये मेरा शुरुआती वर्किंग एरिया है जिससे मैंने काम शुरू किया, मेरा वर्किंग शुरू किया। और तब से लेके आज तक के मेरा अभी 5 डिस्ट्रिक्ट में वर्किंग है, 3 डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसेस है। अरे वाह। और विदर्भ ऑलमोस्ट हम कवर तो कर रहे हैं, बट है कि अभी पुणे मुंबई भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, ये बोल प्रोस्पेक्टिव लेके चल रहे हैं। सकते। और नाम क्या, तो ऐसा है कि बेसिकली ये जो पूरा का पूरा आइडिया है मेरे पिताजी का है, अरे वाह। और उन्होंने जो सजेस्ट किया है वो हिसाब से मैंने। आप ये पूरा श्रेय उनको देना चाहते हैं कि यस जो भी। यस यस, नाम का जो श्रेय है कम्प्लीटली मेरे पिताजी का सुमित सर, जब हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो हर एक आर्किटेक्चरल ऑफिस का अपना तरीका होता है क्लाइंट से डील करने का, प्रोजेक्ट से डील करने का। हम अक्सर ये देखते हैं कि क्लाइंट काउंसलिंग एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, है। हाँ। मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। यस। बस अगर 1 मिनट में आपका लूँ, और तो मैनेजमेंट शायद हमें ये एजुकेशन में सिखाया नहीं जाता। नहीं सिखाया हमें जाता। डिजाइनिंग, ड्राइंग शायद बखूबी सिखाई जाती होगी, बट मैनेजमेंट या उसका कमर्शियल एंगल, जो बिजनेस एंगल है, वो सिखाया नहीं जाता। इस पे मैं अगर आप लोग को बताऊं ऑडियंस, तो सुमित सर ने एक बहुत अच्छा सेटअप बनाया है। मैं 2 से 3 बार इनके ऑफिस जा चुका हूँ, इनसे मिला हूँ। हर एक चीज इन्होंने मुझे बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करी है कि किस तरीके से ये किसी भी क्लाइंट को काउंसिल करते हैं। इनका बकायदा एक प्रॉपर मटेरियल रूम है जहाँ पे हर चीज रखी है। इनका खुद का एक टेक्नोलॉजिकल सेटअप बना है, हाँ। जहाँ पे हर एक प्रोजेक्ट को ये मैप करते हैं। मैं तो चाहूँ तो पूरा बोल दूं, पर मैं चाहूंगा सुमित सर आप प्लीज आगे बोलिए, नहीं तो मैं तो बोलता ही रहूंगा। एक्चुअली कैसा है कि जो भी क्लाइंट आते हैं पहले काउंसलिंग करना, आपने जो शब्द हम्म, बोला ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा रहता है कि उनको चीज़ों को ध्यान ही नहीं रहता कि इंटीरियर में क्या होता है, व्हाट इज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट में क्या क्या ड्राइंग्स आते हैं, कैसा कैसा क्या आपको इन्वॉल्वमेंट लगेगा, और क्या क्या थॉट प्रोसेस को आपको ओपन अप करना पड़ेगा। सही क्योंकि बात। बहुत से लोग जो है ना अलग अलग चीज़ों को लेके आते हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, पर उनका अम, उनको कंसल्टेशन नहीं हुआ रहता है, इसीलिए वो जो है उनको वो फ्रेमिंग बाइफरकेशन ऐसी रहता है, लगती फ्रेमिंग रहते हैं, अलग अलग है। तरीके से वो बात करते हैं। इसीलिए उनको कंसल्ट करके पहले उनको मटेरियल इंट्रोडक्शन देना, फिर उनके बाद में उनका रिक्वायरमेंट समझ लेना, और फिर उनके लिए हमने क्या किया, एक डैशबोर्ड बनाया है हमारा, एक वसुंधरा टेक करके हमारा ये एप्लीकेशन सुनिएगा है। आप सब, ये आपने शायद, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने समझा है, मैंने कभी नहीं सुना है। ये आज पहली बार है कि किसी आर्किटेक्चरल ऑफिस में खुद का एक डैशबोर्ड वेबसाइट बनाई है सर, प्लीज।
तो ये वसुंधरा टेक करके जो है, ये एप्लीकेशन के माध्यम से हम ये वर्किंग करते हैं कि कोई भी क्लाइंट हो, जब इनिशियली वो हमारे पास एनरोल होता है या उसकी रिक्वायरमेंट या कंसल्टेशन के लिए आता है, तो आज डिजिटल माध्यम है, तो वो उनके मोबाइल से या उनके जो भी गैजेट्स है उनके साथ हमारे ऐप पे लॉगिन होने के बाद में उनका एक मीटिंग टाइमिंग या कंसल्टेशन टाइमिंग सेट किया जाता है। फिर वो टाइमिंग पे आते हैं, उनका रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उनका रिक्वायरमेंट हम डिजिटली लेते हैं पहले। बुक मीटिंग बुक करने से पहले ही उनका रिक्वायरमेंट आ जाता है कि इनका एक बेसिक रिक्वायरमेंट कि क्या रिक्वायरमेंट है, इंटीरियर सिविल और व्हाटएवर। और उसके बाद में हम उनको प्रॉपरली मटेरियल इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट मटेरियल इंट्रोडक्शन और उनका जो कॉन्सेप्ट है उसका डिटेल वर्किंग उसको समझ लेते हैं। और फिर उसके बाद में उनका एनरोलमेंट होने के बाद में एक पूरा प्रोसेस है जिसमें उनके साइट का हम मेजरमेंट ले रहे हैं, उनके साइट का 2D ड्राइंग चल रहा है, 3D वर्किंग चल रहा है, या हम उसका डिजाइनिंग में वर्किंग कर रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप्स है, पूरी टाइमलाइन सब उस पे रहती है। उनको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, उनको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, सब डिजिटली देखता है, चाहे क्लाइंट बैंगलोर में रहो, हैदराबाद में रहो, यूएस में रहो, यूके में रहो। उनके प्रोजेक्ट का पूरा टाइमलाइन उनके डैशबोर्ड पे दिखता है और हम बैकएंड से जो भी हमारा ड्राइंग है, वर्किंग है, हम अपलोड करते हैं। और हमारा जो इंटरनल कम्युनिकेशन है उसमें भी मिसकम्युनिकेशन ना हो, इसीलिए जो भी साइट इंजीनियर है, डिज़ाइन आर्किटेक्ट है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर है और मैं खुद और एडमिनिस्ट्रेटर, ये 4 लोगों का लूप रहता है जिसमें हमको सभी चीज़ों का हर एक प्रोजेक्ट का अपडेट रहता है। तो हम एट अ टाइम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट भी मैनेज कर सकते हैं और क्लाइंट को सैटिस्फैक्टरी सर्विस भी दे सकते हैं एट द सेम टाइम। सुमित सर, आपने एक बार एक बहुत गलत बात बोली शुरुआत में कि आप आर्किटेक्ट हैं। हुँ। आप एमबीए ज्यादा है। मैं एमबीए किया हूँ। एग्जैक्टली आप मतलब मैं जितने क्लैरिटी से आप मुझे ये चीज समझा रहे हो और जिस सेगमेंट में आप पूरे सेटअप को डिवाइड कर रहे हो सर, ये ट्रेमेंडस है। ये कभी नहीं सुना, ये कभी नहीं सुना। मुझे लगता है मेरे साथ साथ जितने भी लोग इस चीज को देख रहे हैं, शायद आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो मिसकम्युनिकेशन की, हाँ, डिले की। मिसकम्युनिकेशन, डिले की। ठीक है, उसके साथ-साथ में क्लाइंट को पता ही नहीं रहता कि हमारे आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर क्या कर रहे हैं, कौन-सा वर्किंग चल रहा है। तो उनको वो पूरा उनके डैशबोर्ड पे दिखता है कि हम ये स्टेज पे काम कर रहे हैं। हमने अभी समझो कि हम साइट विज़िट पे गए, मैंने उनके इलेक्ट्रीशियन को ये चीज़ें बताई, तो उसका फ़ोटो के साथ-साथ, उसके साथ मैंने जो भी एमओएम दिया है वो उनके पास मैसेज में जाता है। सो इलेक्ट्रीशियन भी डिनाई नहीं कर सकता कि सर ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है और क्लाइंट भी डिनाई नहीं कर सकता। तो वो सब चीज़ों का एक लूप बनाया हुआ है। उसके लिए मैंने स्टडी भी बहुत किया, एप्लीकेशंस भी बहुत देखे, एक पूरा का पूरा सेटअप रेडी क्या करने के रीजन लिए। था सुमित सर, आप नहीं करते? हाँ, जनरली जो हम देखते हैं तो भी कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, आपने फिर भी एफर्ट डाला, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो डाला। हाँ। क्या रीजन था सर? टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। वसुंधरा टेक करने का यही एक माध्यम था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैनेज कर सकें, हैंडल कर सकें, सर्विस प्रॉम्प्ट दे सकें, टाइम टू टाइम हमारा जो अपडेट्स है वो उन तक अपडेट्स पहुंचे। उन तक पहुँचे और क्लाइंट को भी ऐसा लगे कि हाँ, हमारे आर्किटेक्ट ने सच में हमको हर चीज़ का आंसर दिया है, हर चीज़ का वर्किंग किया है और सैटिस्फैक्टरी रहे वो लोग। रिजल्ट कैसा है सर इस चीज का? लोग कैसे अप्रोच कर पा रहे हैं? अक्सर ये भी होता है, लोग बोलते हैं अरे हमें इतना फोन नहीं समझता, या फिर ये या फिर वो। हाँ, वो होता है, पर कैसा है, जनरली अभी जो जनरेशन है, मतलब उनके माताजी पिताजी को नहीं समझता, पर जो यंगस्टर है, जो बहुत से लोग आईटी सेक्टर में वर्किंग है, तो ये इनका वर्किंग आवर होने के बाद में रात में देखते हैं ये सब चीज़ें कि आज साइट पे ये हुआ है। तो हमको कैसा है, इनिशियली कम्युनिकेशन करने के लिए 8 के बाद फ़ोन रिसीव करना पड़ता था 12 बजे तक के, जो यूएस में है, यूके में है, बैंगलोर में है। तो ये हमारा वर्किंग हैम्पर होता था क्योंकि हमारे जो आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर है वो टाइम पे अवेलेबल वो वर्किंग आवर्स खत्म हो जाते खत्म हो जाते थे। तो ऐसा है कि ये माध्यम से कैसा होता है कि हमारा इंटरनल लूप बना हुआ रहता है कि कोई भी प्रोजेक्ट पे जो भी ड्राइंग रिक्वायरमेंट है, जो भी मटेरियल रिक्वायरमेंट है, जो भी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है या जो भी वेंडर का रिक्वायरमेंट है, वो अप टू द टाइम हम डिलीवर कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ वो क्लाइंट को वो चीज़ें पता रहती है कि आज हमारे डिज़ाइनर ने ये काम किया है, आज हमारे साइट इंजीनियर ने ये साइट विज़िट का एमओएम डाला है और आज हमारे इलेक्ट्रीशियन ने ये गलती की है। ट्रिमेंडस सुमित जी। मैं इतने शोरूम विजिट किया, हमारा खुद का शोरूम है,
बट ये चीज़ हमने कभी नहीं सुनी कि कोई इतने सिस्टम से काम कर रहा हो। ये शायद सर यही यही वजह है कि आप क्यों इतने जल्दी स्केल कर रहे हैं, क्यों आपके ऑलरेडी 3 ऑफिसेज़ हैं। हाँ, आपने पूरा विदर्भ लगभग कवर कर लिया और आई एम वेरी श्योर कि बहुत जल्दी आप महाराष्ट्र भी कर लेंगे, क्योंकि सर जहाँ सिस्टम है वहाँ ग्रोथ है, सीधी यस। बात। वही सिस्टम लेके हमको आगे बढ़ना है, उसी के लिए हमने सिस्टम डेवलप किया है। यही एक रीज़न थी कि लोगों को रात को 12 बजे भी ऐसा लगे कि उसको फ्लैट में ये चेंजेस करना है, तो वो टाइम पे फ़ोटो भेज दीजिए, वो टाइम पे आप मैसेज अपडेट कर दीजिए। बाप रे हमारे बाप! दूसरे दिन हमारे डैशबोर्ड में आपका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, हम वर्किंग पे लग जाएँगे। ये काम नहीं रुकेगा, 24/7 हमारे एम्प्लॉयज़ यदि नहीं भी रहे ऑफ़िस में भी, तो भी हमारा ऐप अवेलेबल है आपके लिए। सुमित सर, मतलब मैं काफ़ी सरप्राइज़्ड हूँ। मैं खुद ऑडियंस इनके ऑफ़िस जा चुका हूँ, वो डैशबोर्ड बाकायदा इनके मेन उसमें रखा हुआ है सेटअप में, जहाँ पे जाके आप जेन्युइनली देख सकते हो कि कौन-सा चीज़, कौन-सी साइट, कौन-से लेवल पे कहाँ है। और ये कितना इंटरेस्टिंग है हमारे, आपके और मेरे यूसेज के लिए, कि ज़रूरी थोड़ी कि जब हम इनसे मीटिंग करने जाएँ सारा आइडियाज़ हमें तभी आए। हाँ, हम कभी कोई बिल्डिंग देखते हैं तो हमें लगता है अरे वाह! ये कितना अच्छा है। पर ये तब तक हमें याद रखना जब हम इनसे मिलने जाएँगे पॉसिबल नहीं है। तब आपने फ़ोटो खींच के सीधा अपलोड कर दी। तो इन्होंने तो, अगर आप इनको व्हाट्सएप पे भेजते हैं तो बाकी दुनिया में 100 चीज़ें भेजती, आपकी एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाती। पर जब आपने उसको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, इनके साथ वो 6 लोगों ने भी देख लिया जो आपकी साइट पे है। तो अगर एक से भी मिस होता है, दूसरा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, कितने लोग हैं जो बैठे हैं सिर्फ आपकी साइट के लिए और आपके अपडेट के लिए। यस। ये कितनी बड़ी बात है आज सुमित सर की, मतलब नागपुर के लेवल पे, जहाँ पे हम अनऑर्गेनाइज सेटअप को सबसे बड़े उसमें देखते हैं, चरम सीमा में देखते हैं, जहाँ पे कमिटमेंट की कोई वैल्यू नहीं, टाइम डिले की कोई वैल्यू नहीं, क्लाइंट के, अगर हम किसी को बोलते हैं कि अब तक आपका, जनरली आर्किटेक्चर में हमें क्या देखने मिलता है, 1.5 साल से प्रोजेक्ट लेट हो चुका है, 2 साल से प्रोजेक्ट लेट हो चुका है, चाहे गलती किसी की भी हो, वेंडर की हो, डिजाइनर की हो, क्लाइंट की भी बहुत बार होती है। पर एक तरीका, हम हमेशा कंप्लेन करते हैं पर ठीक करने नहीं जाते। राइट। हम ये बोल, अरे ये नहीं, इनके साथ तो बहुत लेट होता है, इनके साथ नहीं करेंगे, अरे मटेरियल लेट आया या फिर ये लेट हुआ। बट पहली बार मुझे लगता है किसी ने उसको ठीक करने की एक पहल ली कि भाई अब बातों से कुछ नहीं, आप सीधा सिस्टम पे देखिए। सिस्टम पे देख लीजिए, और कोई ये नहीं, कम पूरा ट्रांसपेरेंसी है। कुछ भी आपका एमओएम हो, एस्टिमेट हो, उसके बाद में आपका प्लानिंग हो, आप साइट फोटोज हो, वो टोटल कंपेयर कर सकते हैं। सिस्टम के कारण फ़ोन कम आते हैं, वेंडर लोगों को अपडेट टाइम टू टाइम जाता है, क्योंकि कैसा है, वहाँ पे सिस्टम पे दिखता है कि अभी ये साइज पे ये काम चालू होने वाला है। तो वेंडर पहले से प्रिपेयर रहता है कि मेरा मटेरियल अब लगेगा, तो हाँ। मैं पहले स्टॉकिंग उस हिसाब से करके रखूँ। और हम लोग अभी उसमें और थोड़ा वर्किंग करेंगे कि उसमें ना हम वेंडर वेंडर को भी इन्वॉल्व करेंगे वो हम्म। स्टेज के बाद, उनको भी वो एप्लीकेशन जाएगा। बाप तो जैसा आपका एक टीम है, रे। तो आपको भी जो रिक्वायरमेंट आता है तो वो कैसा आप फुलफिल करेंगे, आपका भी एक टीम में लूप रहेगा, वो भी आपका एक टाइम डिलीवरी, ये वो सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व रहेगा। ये आइडिया सुमित सर जो आपका है, ये बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है, एंड आई एम रियली ग्लैड कि आज आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपसे ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाए। कि ये इंफॉर्मेशन ही सर लोगों तक पहुंचना जरूरी है कि जी। वसुंधरा ग्रुप किस तरीके से क्लाइंट से डील कर रहा है, किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहा है, यस। और कितना आसानी से कोई भी आपसे जुड़ सकता इजी टू अवेलेबल, है। सबसे अच्छी इजी बात, टू वर्क। इजी टू वर्क, सबसे अच्छी है। सुमित सर, अगर हम कुछ आपके प्रोजेक्ट्स की या साइट्स की बात करें, हम्म। तो जनरली आप किस में ज्यादा रुचि रखते हैं, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में हो या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में हो, रिसोर्ट्स में भी हो, किस प्रोजेक्ट में आप जनरली, आपको लगता है कि आपका बेस्ट आप। देखिए, मैंने तो मैक्सिमम जो काम किया है, अभी तक के जो काम किया है, 50% रेसिडेंशियल है, हम्म। 30% कमर्शियल है, हम्म। 20% जो वाटर पार्क, रिसोर्ट्स अरे वाह, एंड आपने इसमें भी काम किया वाटर पार्क में। हाँ, अम्यूज़मेंट पार्क और जो भी लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट्स है उसमें। तो पर मुझे जो मेरा 20% वाला जो एरिया है ना, रिसोर्ट्स, फार्म हम्म। हाउसेस एंड वाटर पार्क, अम्यूज़मेंट पार्क वाला, वो पोर्शन जो है मुझे इंटरेस्टिंग लगता है अरे वर्किंग के लिए। वाह, उसमें क्रिएटिव फ्रीडम आपको मिलता है हाँ, हाँ। अपने तरीके से चीजें।
चीज़ों को एनहांस करने का मटेरियल को यूज करके। यूज़ करके और बहुत से साइट्स जो है साइट सीइंग बहुत अच्छे होते हैं। हम्म, तो ट्रैवलिंग करना और वहाँ एक का एक एक विज़िट कल्चर बन करना जाता है। कल्चर बन जाता है और हर जगह की जो भाषा है वो अलग है, जो हम्म, वे ऑफ थिंकिंग है वो अलग है, उसके साथ में मटीरियल अवेलेबिलिटी अलग-अलग है, वो हिसाब से एक्सप्लोर करने के लिए भी मज़ा वहां आता पे है। जो है उसको यूज करके बनाना। हाँ, हाँ, हाँ। अरे वाह, वाह वाह वाह। सुमित सर, जनरली जब हम इन साइट्स की बात करते हैं तो हर साइट का एक अपना अप्रोच होता होगा। यस। कमर्शियल साइट पे अपने तरीके से हैंडलिंग होती होगी, वाटर पार्क्स अम्यूजमेंट पार्क्स हो या रेसिडेंशियल हो। तो वसुंधरा ग्रुप इस चीज को कैसे टैकल, वो किस तरीके से इन साइट्स को अप्रोच करता है, कौन सी साइट में कितनी टाइमलाइन आप लेके चलते हैं, अगर हम ये ऑडियंस को बता पाए तो शायद ऑडियंस एक बेटर तरीके से आपके एस्टैब्लिशमेंट को समझ पाए। जैसे कि यदि अपन रिसोर्ट्स या वाटर पार्क के प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो कम से कम ये जो प्रोजेक्ट है ये 1.5 से 2 साल का टाइमलाइन लेके चलते हैं। हम्म, क्योंकि प्लांटर्स लैंडस्केपिंग है, फिर एक्सकवेशन, देन प्लम्बिंग फिटिंग एंड हम्म। क्योंकि एरिया ह्यूज रहता है, 7 एकड़ 10 एकड़ 12 एकड़ ये बहुत एरिया बड़ी में मतलब। स्पेस में काम करना। हाँ, तो वर्किंग एरिया बड़ा है और जो सेंसिटिव एरियाज है जैसे कि वाटर पाइपलाइन हम्म, मैनेज करना, उसको इकोलॉजिकल बाउंड्री आसपास जो हाँ, फॉरेस्ट या तो कुछ है। हाँ, वो सब चीज़ों को नज़र रखते हुए उसमें वर्किंग करना क्योंकि आफ्टर 5 पीएम वहाँ पे वर्क नहीं कर नहीं हो सकते। सकता, लाइट नहीं होती नेचुरल। हाँ, तो फिर वो सब कंसर्न रखते हुए ये 1.5 से 2 साल का एक टाइमलाइन का रहता है। रहता है। और एक रेसिडेंशियल का अपन देखते हैं तो एक 8 से 10 महीने से लेके 12 से 14 महीने का ड्यूरेशन उसमें रहता है। ये कितना एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन आप दे रहे हो, ओनली वाई बिकॉज यू हैव द टेक टू सपोर्ट। हुँ, आपके पास वो सारा होमवर्क आप ऑलरेडी करके बैठे हैं, तभी इतने कॉन्फिडेंस से आप ये टाइमलाइन बता पा रहे हैं, क्योंकि आपने पीछे का पूरा सेटअप किया सॉल्व है। करके रखा है। ऐसा यस, नहीं कि बस बोल दिया फिर जाके ये कैसे वो कैसे, ये इधर से उधर से नहीं। आपने पहले ही पीछे पूरा जो जो होता है ना, पिक्चर के पीछे की जो कहानी होती है वो हाँ, आप पूरी। इसीलिए वो बड़े प्रोजेक्ट का टाइमलाइन मैनेज करना, वर्किंग करना, लोगों को अलाइन करना, वो सब चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। इतनी इतनी अच्छी बात है इसमें तो, जो एक सीखने मिलती है कि डिसिप्लिन और डेडिकेशन अगर इंसान में रहे तो कितने अलग अलग तरीकों से वो ग्रो कर सकते यस, डेफ़िनिटली दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और टाइम के साथ बदलाव, अपडेट, हैं। अपडेट होना, चेंज होना, चेंज होना क्योंकि टेक इसीलिए हमने यूज़ किया है या ताकि हम और बेहतर कर पाए। हम और बेहतर कर पाएँ और और इसमें जब तक हम इसमें वर्किंग रहेंगे और बहुत सी चीज़ें हम डेवलप कर करेंगे, सकते हैं। जिससे प्रोसेस भी ईज़ी हो जाएगा और हम मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सोच, सकेंगे और मैक्सिमम काम कर सकेंगे। सुमित सर, आई एम रियली ग्लैड कि आपने आपका समय दिया, आप इस पॉडकास्ट पे आए। ये सुमित सर का पहला पॉडकास्ट है एंड आई एम यस, रियली हैप्पी कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनसे कुछ बातें करके ये समझ पाऊँ कि इनका विजन और इनकी सोच क्या है आर्किटेक्चर के प्रति। तो हुँ। सर, अगर कुछ कहना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को जाते वक्त, कुछ जो आपकी तरफ से उनके लिए। मैंने आज सर के ब्रॉडकास्ट के लिए सर ने इनवाइट किया था योगेश सर ने मुझे, तो वो समय पे मैंने इसको थोड़ा-सा चेंज कर देंगे। वो तो एडिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे नेचुरली बोल रहे हो वैसे ही बोलते हैं। लाइव नहीं है तो इसलिए टेंशन की बात। तो इनिशियली हमने जब डिस्कस किया था कि एक्सपीरियंस सेंटर सर का विज़िट करेंगे, तो वो टाइम पे मैंने सोचा था कि एक एक्सपीरियंस सेंटर होगा। बट हम्म, यहाँ पे मैंने देखा कि सर का एक्सपीरियंस सेंटर तो बहुत ही अच्छा है, दोनों भी एक्सपीरियंस सेंटर। उसके साथ-साथ में सर का जो डेपो है और इनके पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक है, वो बहुत ह्यूज नंबर में है और इसके साथ वर्किंग करने में बहुत मज़ा आएगा। डेफ़िनेटली ह्यूज नंबर ऑफ मटीरियल, ह्यूज नंबर ऑफ क्वांटिटी, मटीरियल एक्सप्लोरेशन भी बहुत अच्छा है सर के साथ। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस था ना वो बहुत अच्छा था। मैंने अभी तक के इतना बड़ा स्टॉक पॉइंट नहीं देखा और हम्म, इतना आपका जो आउटलेट है वो भी मैंने नहीं देखा है। क्योंकि वो जो आपका पहला आउटलेट था जहाँ पे मैंने गया था आपके सभी जो
किचन्स डिस्प्ले है, वार्डरोब डिस्प्ले है, उसके साथ-साथ में आपका ये जो डिस्प्ले है इसमें जब लैमिनेट विनियर का जो सिस्टम रखा हुआ है आपने, और आपका डेफ़िनेटली मतलब ये जो वर्किंग है वो आप ही सँभाल सकते हैं। और ये जैसा ही आपका वर्किंग सिस्टम है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और डेफ़िनेटली आई अप्रिशिएट योर दिस ब्रॉडकास्ट नहीं नहीं, आई अप्रिशिएट वैल्यूएब सर कि आपने वैल्यूएबल है हमारे लिए, आर्किटेक्ट के लिए, सभी लोगों के लिए, और थैंक यू जो आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सर, आप आए। आई एम श्योर ऑडियंस आपको शायद मेरे पिछले पॉडकास्ट में से इसमें कुछ बहुत डिफरेंट दिखा होगा, और वो था सर का टेक के साथ एक रिलेशन, सर का टेक के साथ यूजेज। तो आप सब जो भी सुन रहे हैं, आप अगर आर्किटेक्ट्स हो, डिजाइनर्स हो, या फिर इवन वेंडर्स हो, क्लाइंट्स हो, एक बार सर को जरूर विजिट करिएगा। सर का अपने आप में एक्सपीरियंस सेंटर है, तो जनरली आपको आर्टिस्ट के ऑफिस में नहीं मिलेगा। आप दो चीज़ें वहाँ पे सीख पाएंगे, और सर जनरली अवेलेबल रहते हैं, वो आपको अच्छा समय देंगे भी। मैं सारी डिटेल्स जो सर की है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, विद सोशल मीडिया हैंडल्स, उनका ईमेल आईडी और उनका एड्रेस। आप हमेशा इनको अप्रोच कर सकते हैं, हम तो आपके साथ है ही। एंड या थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।